आज हम भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ है, संविधान निर्माण के बाद क्या क्या प्रमुख प्रश्न संविधान सभा के बारे में, संविधान के बारे में उठे, इन सब के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है। संविधान के अंतर्गत उस देश की शासन व्यवस्था का कैसी होगी, किस तरह की संस्थाएं होंगी, शासन व्यवस्था का संचालन किस तरह से होगा, इसके बारे में बताया जाता है। संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहा जाता है। भारत में जब अंग्रेज़ों के अधीन था, तभी से संविधान सभा की मांग समय समय पर उठती रही है। भारत में संविधान सभा की अवधारणा का ऐतिहासिक विकास यदि हम देखें तो यह विभिन्न चरणों में हुआ है। भारत में संविधान सभा की मांग एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग थी, क्योंकि भारत के लोग स्वयं अपना राजनीतिक भविष्य का निर्णय करना चाहते थे। इसलिए संविधान सभा की मांग उनके द्वारा समय समय पर ब्रिटिश प्रशासन के समक्ष उठाई जाती रही। संविधान सभा के सिद्धांत का प्रथम जो प्रस्ताव आया वो 1895 में के स्वराज्य विधेयक में आया, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया। इसके बाद 1922 में भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, इस संबंध में महात्मा गांधी ने अपने विचार व्यक्त करे। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की, किंतु उस समय ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद एम.एन. रॉय और जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग को लोकप्रिय बनाने और मूर्त रूप देने का कार्य किया। इस प्रकार 1936 के लखनऊ अधिवेशन में, 1937 व 38 के कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग को दोहराया गया। 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव के प्रतिवादन के लिए 2 पृथक पृथक संविधान सभाओं की मांग मुस्लिम लीग ने करी थी। अतः अगस्त 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत का संविधान स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। इसके बाद 1942 की क्रिप्स योजना के द्वारा ब्रिटेन ने स्पष्ट रूप से यह माना कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगी। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया और कैबिनेट मिशन योजना के जो प्रस्ताव थे, इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन आया और इसने अपने प्रस्ताव रखे और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में होंगे। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कुछ प्रावधान थे कि प्रत्येक प्रांत के द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या उनकी जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाएगी। प्रांतों को इस आधार पर दिए गए स्थान और उसमें निवास करने वाली प्रमुख जातियों में उनकी संख्या के आधार पर विभाजित कर दिए गए। मतदाताओं को 3 वर्गों में बांटने का निश्चय किया गया, साधारण मुसलमान तथा सिख केवल पंजाब में। रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने का निश्चय किया गया, किंतु उनके प्रतिनिधियों के चुनाव का ब्रिटिश भारत से संविधान सभा के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की समझौता समिति और देशी रियासतों की तरफ से बैठाई गई समिति के बीच में आपसी बातचीत द्वारा तय होना था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई
1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए और चुनावों के परिणाम स्वरूप जो स्थिति आई उसमें कांग्रेस को सर्वाधिक स्थान 208 मिले, मुस्लिम लीग को 73 मिले और अन्य जो दल थे उनको एक और साम्यवादी दल को 8 सीट मिली। संविधान सभा में अपनी स्थिति निर्बल देखकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार का निश्चय किया और संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। भारत की संविधान सभा का गठन 3 चरणों में पूरा हुआ। पहले कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ और कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई। द्वितीय चरण में 3 जून 1947 के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और अब संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 रह गई थी, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। इस तरह से भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण की जो अनेक चरणों में जाके हुआ। सबसे पहले जुलाई 1946 में संविधान सभा के निर्वाचन हुए और संविधान सभा का कार्य प्रारंभ करने के लिए कांग्रेस की ओर से एक विशेष समिति नियुक्त की गई, जिसे संविधान सभा के लिए आवश्यक सामग्री जुटानी थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन में हुआ, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। इसके बाद सदस्यों ने अपने परिचय पत्र दिए। 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान की योजना की रूपरेखा दी गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि भारत एक स्वतंत्र प्रभु संपन्न गणराज्य होगा और प्रभुसत्ता का निवास जनता में होगा तथा भारत के सभी लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और व्यवसाय की गारंटी दी जाएगी। नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव में जो ये निम्न बातों का उल्लेख किया गया, उस पर 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा ने विचार विमर्श किया और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास किया गया और एक तरह से ये संविधान की प्रस्तावना थी। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण करने के लिए विभिन्न समितियों की नियुक्ति की, जिसमें से प्रमुख समितियां थी संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति, प्रारूप समिति और देशी रियासतों से बातचीत करने के लिए वार्ता समिति। संविधान सभा की प्रमुख मुद्दों के लिए एक प्रश्न सूची विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों तथा केंद्रीय विधानमंडलों के सदस्यों के पास भेजी गई ताकि वे प्रस्तावित संविधान के विषय में अपने विचार व्यक्त कर सकें। अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के सचिवालय को संविधान का पहला प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया। इनके द्वारा एक प्रारूप विभिन्न संविधानों से प्रेरणा लेते हुए एक प्रारूप तैयार किया गया और BN राव ने इस संविधान का प्रारूप तैयार किया। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने
प्रारूप समिति की नियुक्ति करी। डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष चुने गए। अन्य सदस्य भी इसमें नियुक्त किए गए। प्रारूप समिति का काम यह था कि वह संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करे। प्रारूप समिति ने भारत का जो प्रारूप संविधान तैयार किया वह फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया गया। प्रारूप संविधान के प्रकाशित होने के बाद प्रारूप संविधान में संशोधन करने के लिए अनेक सुझाव प्राप्त हुए। एक विशिष्ट समिति ने इन सुझावों पर विचार किया तथा पुनः प्रारूप संविधान का संस्करण प्रकाशित किया गया। 15 नवंबर 1948 को प्रारूप संविधान पर वह विचार प्रारंभ हुआ। 8 जनवरी 1949 तक संविधान सभा 67 अनुच्छेदों पर विचार कर चुकी थी। इसे प्रथम वाचन कहा गया। 16 नवंबर 1949 को संविधान का द्वितीय वाचन समाप्त हो गया। संविधान का तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 तक चला, जब संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को अंतिम रूप से पास किया गया। संविधान सभा के अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान की तीनों प्रतियां इस सभा पटल पर रखी गई और सभी सदस्यों के द्वारा इसका समर्थन प्राप्त होने पर इसे संविधान सभा का समापन हो गया और 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हो गया। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन लगे और इस पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 के दिन लागू कर दिए गए और बाकी बचे हुए अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू किया गया। ये हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी। हमारे संविधान निर्माण संविधान सभा के संबंध में और संविधान निर्माण के संबंध में कुछ समय समय पर कुछ प्रश्न उठाए गए, कुछ मुद्दे उठाए गए, जिनमें से प्रमुख निम्न है। पहला, हमारी संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न संस्था है या नहीं। हमने देखा था कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। उस समय क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन संभव नहीं था, इसलिए कैबिनेट मिशन के अंतर्गत यह प्रस्ताव रखा गया कि प्रांतीय क्षेत्रों की जो विधानसभाएं हैं उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कैसे होगा, ये संविधान सभा के लिए गए चुने गए प्रतिनिधियों की समझौता समिति और देशी रियासतों की समिति निश्चय करेगी। अब क्योंकि ये प्रश्न उठाया गया कि हमारी संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न है या नहीं, ये इस आधार पर उठाया गया कि हमारी संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अस्तित्व में आई थी और कैबिनेट मिशन योजना ब्रिटिश संसद के द्वारा भेजी गई थी और यह उस समय हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन था। तो ये प्रश्न उठाया गया कि जब हमारे यहाँ संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत बनी है और जो कि ब्रिटिश संसद की सत्ता के अधीन है, तो हमारी संविधान सभा संप्रभु नहीं है, क्योंकि संविधान सभा का आह्वान ब्रिटिश सम्राट के अधिकार पर गवर्नर जनरल द्वारा किया गया और यह अपेक्षित था कि संविधान सभा जो संविधान बनाएगी उसे ब्रिटिश संसद के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। इसलिए ये कहा गया कि हमारी संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। लेकिन यह विचार सही नहीं है, क्योंकि हमारी संविधान सभा ने अपनी पूर्ण संप्रभुता को प्रदर्शित किया। पहला तो जब 3 जून 1947 के प्रस्ताव के अनुसार जब भारत स्वतंत्र हो गया,
तब इस पर ब्रिटिश सरकार या अन्य किसी भी सत्ता का आदेश नहीं रहा और इसलिए स्वतंत्र होने के बाद हमारी संविधान सभा पूर्ण रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न थी। संविधान सभा ने सभा के संचालन की पूर्ण शक्ति अपने निर्वाचित सभापति को दी थी और इस प्रकार भारतीय संविधान ने संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण प्रभुता की भावना से किया था। संविधान सभा ने पहला यह प्रस्ताव पारित किया था कि ब्रिटिश सरकार या अन्य किसी भी सत्ता के आदेश से सभा को विघटन नहीं किया जाएगा। इसलिए यह कहना कि संविधान सभा पूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं थी गलत है। हमारी संविधान सभा पूर्ण प्रभुत्व संपन्न थी। दूसरा जो प्रश्न उठाया जाता है संविधान सभा के बारे में यह कि क्या हमारी संविधान सभा एक प्रातिनिधिक संस्था थी। संविधान की संप्रभुता के साथ साथ ही वह उसमें सही रूप से प्रतिनिधित्व था नहीं, इसके बारे में प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है और वो इस आधार पर उठाया जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, इसलिए इसे भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह सैद्धांतिक दृष्टि से ही सही है, व्यवहारिक दृष्टि से नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा कैबिनेट योजना के संविधान संबंधी प्रस्तावों को किसी आदर्श के आधार पर नहीं परंतु इस आधार पर अपनाया गया था कि तत्कालीन परिस्थितियों में यह प्रस्ताव ही एकता को बनाए रख सकेगा। इसके अतिरिक्त भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के पूर्व और उसके तुरंत बाद भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक उपद्रव हो रहे थे और इन परिस्थितियों में संविधान सभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात व्यवहारिक नहीं थी। तीसरा उस समय भारतीय राजनीति के सर्वाधिक प्रमुख दल कांग्रेस ने संविधान सभा को अधिक प्रतिनिधि स्वरूप प्रदान करने की प्रत्येक संभव चेष्टा की थी और कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता के साथ साथ अन्य सदस्यों को भी संविधान सभा में सम्मिलित किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर, A.K. अय्यर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, M.C. मुखर्जी आदि कांग्रेसी नहीं थे, तब भी संविधान सभा के लिए ये चुने गए थे। तो इस तरह से संविधान सभा में सभी दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। अतः यह कहना कि संविधान सभा भारतीय जनता का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करती गलत है, दलीय दृष्टि से भी करती है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल था। संविधान सभा के ऊपर तीसरा प्रश्न चिन्ह इस चीज़ पर लगाया जाता है कि क्या संविधान को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त थी। तत्कालीन परिस्थितियों में प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का गठन संभव नहीं था, तो संबंधित संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान सभा को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाना था और इस प्रकार जनमत संग्रह के बाद ही उसे पारित समझा जाता। यह जो इसके आलोचक हैं संविधान सभा के, उनका कहना है कि हमारे यहाँ संविधान सभा ने का प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर गठन नहीं हुआ और यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर गठन नहीं हुआ तो संविधान को जनमत संग्रह के लिए रखा जाना चाहिए था और तभी हम ये मान सकते थे कि हमारे संविधान को जनता की सहमति प्राप्त है। लेकिन ये इस प्रकार की आलोचना सही नहीं है, क्योंकि भारत की जनसंख्या उस समय काफ़ी थी और ऐसी स्थिति में जनमत संग्रह करवाना संभव नहीं था, क्योंकि संविधान को जनता की स्वीकृति प्राप्त थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि और अभी तक ये चल रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संविधान को जनता की स्वीकृति प्राप्त है। पांचवा जो प्रमुख मुद्दा है संविधान सभा से संबंधित वो ये था कि संविधान सभा में वकीलों का प्रतिनिधित्व था। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा में अधिकांश जो सदस्य थे वो वकील थे और अन्य वर्गों, व्यावसायिक वर्गों का, किसान और मजदूरों का प्रतिनिधित्व इसमें नहीं था। इसलिए संविधान में
इन वर्गों से संबंधित बातों को सम्मिलित नहीं किया गया। लेकिन यदि हम देखें तो संविधान एक विशेष महत्वपूर्ण कानून के जानकार लोगों का होना इसमें ज़रूरी है, इसलिए इसमें वकील वर्ग का प्रभुत्व था और सामान्य मजदूर वर्ग और किसान कानून की बारीकियों को नहीं समझ सकते, इसलिए ये आरोप भी गलत है। इस तरह से यदि हम देखें तो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और संविधान सभा के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगाए गए वो गलत थे।